नमस्ते और एजी पर वेलकम बैक। जहां मैं गौरव तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर तुम्हारे साथ हूं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड है क्लास 11 क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर क्रिएटिविटी एंड राइटिंग पर। एपिसोड लगभग 30 से 60 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मेरे साथ हैं सुहानी। हम कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। जयपुर की रिया को क्रिएटिव पैराग्राफ लिखते समय ब्लैंक हो जाता था। आज हम देखेंगे कि आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स में कैसे बदला जाता है। बिल्कुल। और आज हमारा लक्ष्य सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं है। हम हर आइडिया पर रुककर पूछेंगे कि उसका मतलब क्या है, वह राइटिंग में कैसे दिखता है और एग्जाम आंसर में उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर कभी तुम्हारा डाउट आए तो नोटबुक में उसे क्वेश्चन की तरह लिख लेना। सुनते हुए तुम्हें अपने अनुभव, आसपास की चीजों और राइटिंग प्रोसेस से लगातार कनेक्ट करना है। सबसे पहले एक सिंपल थॉट। क्रिएटिविटी का मतलब केवल सुंदर पेंटिंग बनाना या पोएम लिखना नहीं है। ये नए और ओरिजिनल तरीके से सोचने और आइडियाज को इमेजिनेटिवली एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है। राइटिंग क्रिएटिविटी को लैंग्वेज का माध्यम देती है, यानी मन में आया थॉट, इमोशन या एक्सपीरियंस वर्ड्स के थ्रू रीडर तक पहुंचता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाते हुए रास्ते की छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता है और उनसे एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ बनाता है, क्या वह क्रिएटिविटी है? हाँ, क्योंकि वह ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को अपने यूनिक तरीके से देख और प्रेजेंट कर रहा है। क्रिएटिविटी का कनेक्शन ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और एक्सप्रेशन से है। एक सेकंड सोचो, तुम्हारे दिन की कौन सी छोटी घटना राइटिंग आइडिया बन सकती है? चैप्टर का लर्निंग मैप साफ है। पहले हम नेचर ऑफ क्रिएटिविटी समझेंगे, फिर क्रिएटिव राइटिंग का इंपॉर्टेंस, उसके फॉर्म्स और इफेक्टिव राइटिंग के एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद स्किल्स डेवलप करने के तरीके, राइटिंग प्रोसेस की स्टेजेस और क्रिएटिविटी इंकरेज करने का एनवायरनमेंट देखेंगे। अंत में एक्सरसाइजेस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करेंगे। इस मैप को दिमाग में रखोगे तो पूरा चैप्टर कनेक्टेड लगेगा। अब नेचर ऑफ क्रिएटिविटी चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएटिविटी आर्टिस्ट्स या राइटर्स तक लिमिटेड नहीं है। हर इंडिविजुअल में क्रिएटिव होने की पोटेंशियल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति एक ही तरह क्रिएट करेगा। कोई कनेक्शंस देख सकता है, कोई नया आइडिया जनरेट कर सकता है और कोई फेमिलियर आइडिया को यूनिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। प्रिसाइसली लिखने वाली लाइन है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज एंड टू एक्सप्रेस आइडियाज इमेजिनेटिवली। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला, नया और ओरिजिनल सोच पाना। दूसरा, उस थॉट को इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन देना। केवल नया आइडिया होना इनफ नहीं, उसे किसी फॉर्म में मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट भी करना होता है। यही राइटिंग में क्रिएटिविटी का आधार है। मैं यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन उठाती हूँ। क्या क्रिएटिविटी का मतलब हर बार बिल्कुल ऐसा आइडिया बनाना है जो दुनिया में पहले कभी आया ही ना हो? जरूरी नहीं। चैप्टर क्रिएटिविटी को न्यू और यूनिक प्रेजेंटेशन से जोड़ता है। आइडिया को अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ओरिजिनलिटी और सूटेबिलिटी दोनों को साथ समझो। क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन को इनकरेज करती है। क्यूरियोसिटी हमें पूछने और ऑब्जर्व करने के लिए प्रेरित करती है। एक्सपेरिमेंटेशन में हम फॉर्म, स्टाइल या पर्सपेक्टिव बदल कर देखते हैं। इनोवेशन उस प्रोसेस में नए पॉसिबिलिटीज खोजने से जुड़ी है। राइटिंग में इनका रिजल्ट ओरिजिनल आइडियाज, एंगेजिंग नैरेटिव्स और लैंग्वेज के इफेक्टिव यूज के रूप में दिखाई दे सकता है। अब एक्टिव रिकॉल। क्रिएटिविटी के 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस बताओ। पहला, कनेक्शंस देखना। दूसरा, क्या? और तीसरा, आइडियाज को किस तरह प्रेजेंट करना। एक सेकंड रुककर आंसर दो। सही आंसर है न्यू आइडियाज जनरेट करना और आइडियाज को यूनिक वेज में प्रेजेंट करना। साथ ही क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते हैं। राइटिंग में क्रिएटिविटी राइटर को फॉर्म, स्टाइल और पर्सपेक्टिव के साथ एक्सपेरिमेंट करने देती है। फॉर्म यानी राइटिंग का प्रकार या अरेंजमेंट, स्टाइल यानी एक्सप्रेशन का तरीका और पर्सपेक्टिव यानी देखने का एंगल। चैप्टर इन टर्म्स को अलग अलग एग्जाम्पल से एक्सपैंड नहीं करता, इसलिए एग्जाम में इनके बारे में ब्रॉड और सोर्स ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशन देना बेहतर है। अनसपोर्टेड एग्जाम्पल्स इन्वेंट मत करना। और यही चैप्टर का बड़ा मैसेज है।
क्रिएटिव पोटेंशियल को पहचानने के लिए खुद को केवल आर्टिस्ट लेबल से मत बांधो। डेली लाइफ में भी कनेक्शंस नोटिस करना, क्वेश्चंस पूछना और किसी थॉट को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना क्रिएटिविटी हो सकता है। अगर क्लासरूम में एक ही प्रॉम्प्ट पर सबके आंसर्स अलग आते हैं तो वह ओरिजिनलिटी की पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब हम दूसरे मेजर आइडिया में एंटर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग लैंग्वेज का आर्टिस्टिक और इमेजिनेटिव यूज है जिसके थ्रू आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट होते हैं। इसका वैल्यू केवल मार्क्स या डेकोरेशन में नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इमेजिनेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और एम्पैथी को डेवलप करने में मदद करती है। पहला बेनिफिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तुम क्रिएटिव राइटिंग करते हो तो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। रीडर को समझाने के लिए वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं और आइडियाज को सीक्वेंस देना पड़ता है। इस प्रोसेस से तुम केवल इमेजिनेटिव नहीं बनते बल्कि क्लियर और कम्युनिकेटर भी बनते हो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? राइटिंग और कम्युनिकेशन का रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे? एग्जाम आंसर में लिख सकते हो कि क्रिएटिव राइटिंग इंडिविजुअल्स को थॉट्स क्लियरली आर्टिकुलेट करने, आइडियाज ऑर्गेनाइज करने और लैंग्वेज एक्सप्लोर करने में सहायता करती है। इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है क्योंकि राइटर अपने आइडियाज को एक्सप्रेशन देता है। पावर ऑफ वर्ड्स को समझना भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। यह आंसर डेफिनेशन, बेनिफिट और एक्सप्लेनेशन तीनों को जोड़ता है। दूसरा बेनिफिट है इमोशनल एक्सप्रेशन। कई एक्सपीरियंसेस को बोलकर एक्सप्लेन करना कठिन हो सकता है, लेकिन राइटिंग उन्हें वर्ड्स देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर राइटिंग दुख या हैप्पीनेस पर ही होनी चाहिए। पॉइंट यह है कि क्रिएटिव राइटिंग इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को आर्टिकुलेट करने का माध्यम बनती है। इसलिए एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस वाले आंसर में जरूर इंक्लूड करना। तीसरा बेनिफिट इमेजिनेशन है। राइटिंग में स्टूडेंट नए आइडिया सोचता है, सिचुएशंस इमेजिन करता है और एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल लैंग्वेज ढूंढता है। इससे इमेजिनेशन केवल मन में रहने वाली चीज नहीं रहती, वह कम्युनिकेबल फॉर्म लेती है। यही कारण है कि राइटिंग क्रिएटिविटी को विजिबल और शेयरेबल बनाती है। एक और हाई वैल्यू पॉइंट है एम्पैथी। क्रिएटिव राइटिंग में राइटर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कर सकता है। इससे वह केवल अपनी सिचुएशन नहीं बल्कि दूसरों की पर्सपेक्टिव्स को भी समझने की कोशिश करता है। एग्जाम में एम्पैथी को कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मिक्स मत करना। कम्युनिकेशन क्लियर एक्सप्रेशन से जुड़ा है, जबकि एम्पैथी डिफरेंट व्यू पॉइंट समझने की क्षमता से। चलो मिनी रीकैप। क्रिएटिव राइटिंग डेवलप करती है कम्युनिकेशन स्किल्स, इमेजिनेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन। ये थॉट्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करने, कॉन्फिडेंस बढ़ाने, आइडियाज ऑर्गेनाइज करने और लैंग्वेज एक्सप्लोर करने में मदद करती है। साथ ही ये रीडर्स और राइटर्स को डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कराकर एम्पैथी इंकरेज करती है। ये 5 पॉइंट चेन आंसर को कंप्लीट बनाती है। अब तुम्हारी टर्न। अगर क्वेश्चन हो क्रिएटिव राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है, तो सिर्फ एक लाइन मत लिखना कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। एक्सप्लेन करो कि राइटर थॉट्स ऑर्गेनाइज करता है, आइडियाज क्लियरली आर्टिकुलेट करता है और लैंग्वेज को केयरफुली यूज करता है। आंसर में कारण और रिजल्ट दोनों होने चाहिए। अब चैप्टर के फॉर्म्स पर आते हैं। क्रिएटिव राइटिंग कई फॉर्म्स ले सकती है, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और प्लेज एंड डायलॉग्स। हर फॉर्म आइडियाज और इमोशंस को अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। लिस्ट याद करने से पहले ये समझो कि फॉर्म बदलने पर एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर और रीडर या ऑडियंस तक पहुंचने का तरीका भी बदलता है। पोएट्री से शुरू करें। पोएट्री रिदम, इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करके आइडियाज और इमोशंस एक्सप्रेस करती है। यहाँ 3 कीवर्ड्स बहुत यूजफुल हैं: रिदम, इमेजरी, फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आए कि पोइट्री क्रिएटिव राइटिंग का फॉर्म क्यों है, तो इन फीचर्स को मेंशन करके बताओ कि वे एक्सप्रेशन को इमेजिनेटिव और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज नैरेटिव्स प्रेजेंट करती हैं। इनके भीतर कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और इवेंट्स होते हैं, लेकिन नैरेटिव लिमिटेड लेंथ में डेवलप होती है। एग्जाम में शॉर्ट स्टोरी की पहचान के लिए यही 3 कंपोनेंट्स और लिमिटेड लेंथ लिखना यूजफुल है। चैप्टर इससे आगे कोई स्पेसिफिक स्टोरी या कैरेक्टर नहीं देता, इसलिए जेनेरिक एक्सप्लेनेशन तक ही रहना एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल है।
एसेस का फोकस थोड़ा अलग है। क्रिएटिव एसेज राइटर्स को पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आइडियाज पर एक्सप्रेसिव स्टाइल में रिफ्लेक्ट करने का अवसर देते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन की वर्ड है। केवल इवेंट लिस्ट करना क्रिएटिव एसे की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। राइटर एक्सपीरियंस या आइडिया पर सोचता है और उसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। प्लेज एंड डायलॉग्स ड्रामेटिक राइटिंग के फॉर्म्स हैं। इनमें स्टोरीज डायलॉग और परफॉर्मेंस के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं, इसलिए इस फॉर्म में स्पोकन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आंसर में पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और प्लेज एंड डायलॉग्स के नाम देने के बाद हर फॉर्म की एक एक्यूरेट आइडेंटिफाइंग फीचर लिखो। यही नेम प्लस एक्सप्लेनेशन अप्रोच स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। क्विक चेक। पोएट्री के साथ रिदम, इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज आएगा। शॉर्ट स्टोरीज में कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और इवेंट्स। एसेज में पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आइडियाज पर रिफ्लेक्शन। प्लेज एंड डायलॉग्स में डायलॉग और परफॉर्मेंस। अब बिना देखे चारों फॉर्म्स बोलो। अगर सीक्वेंस भूल भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सटल पॉइंट भी देखो, क्रिएटिव राइटिंग एक सिंगल रिजिड फॉर्मेट नहीं है। अलग फॉर्म्स राइटर को अलग पॉसिबिलिटीज देती हैं। पोइट्री लैंग्वेज के साउंड और इमेजरी पर फोकस कर सकती है, शॉर्ट स्टोरी नैरेटिव बनाती है, ऐसे रिफ्लेक्शन को जगह देता है, और प्ले डायलॉग तथा परफॉर्मेंस से स्टोरी प्रेजेंट करता है। इसलिए फॉर्म सिलेक्शन एक्सप्रेशन को शेप करती है। अब हम इफेक्टिव क्रिएटिव राइटिंग के एलिमेंट्स पर आते हैं। 5 कोर एलिमेंट्स हैं। इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, विविड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और इमोशन। इन्हें आइसोलेटेड लिस्ट की तरह मत पढ़ो। एक राइटर ऑब्जर्व करता है, इमेजिन करता है, लैंग्वेज चुनता है, आइडियाज ऑर्गेनाइज करता है और रीडर पर इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यही एलिमेंट्स राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। पहला एलिमेंट इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन राइटर को न्यू वर्ल्ड्स, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस क्रिएट करने की एबिलिटी देती है। इसका मतलब केवल फैंटेसी नहीं है। सोर्स के हिसाब से इमेजिनेशन क्रिएटिव राइटिंग में पॉसिबिलिटीज बनाने का काम करती है। आंसर में लिखो कि इमेजिनेशन राइटर को फेमिलियर रियलिटी से आगे सोचने और आइडियाज को क्रिएटिव फॉर्म देने में मदद करती है। दूसरा एलिमेंट ऑब्जर्वेशन। पीपल, प्लेसेस और इवेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना राइटिंग आइडियाज जनरेट करने में मदद करता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब बस देख लेना नहीं, बल्कि डिटेल्स पर ध्यान देना है। फिर वही डिटेल्स इमेजिनेशन और रिफ्लेक्शन के साथ मिलकर राइटिंग मटेरियल बनती हैं। इसीलिए राइटर के लिए सराउंडिंग्स एक मीनिंगफुल सोर्स बन सकते हैं। तीसरा एलिमेंट है विविड एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। विविड लैंग्वेज राइटिंग के इम्पैक्ट को एनहांस करती है और प्रिसाइज लैंग्वेज मीनिंग को क्लियर रखती है। केवल बहुत कठिन वर्ड्स यूज करना विविड राइटिंग नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह डिस्टिंक्शन यूजफुल है। लैंग्वेज एक्सप्रेसिव भी हो और मीनिंग को इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी करे। हाँ, फैंसी वोकैबुलरी वाली कॉमन मिस्टेक यही होती है। अगर डिफिकल्ट वर्ड्स के कारण मीनिंग अनक्लियर हो जाए तो राइटिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का उद्देश्य आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करना है। इसलिए वर्ड चॉइस इम्पैक्ट और क्लैरिटी दोनों के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे पैराग्राफ में एक प्रिसाइज वर्ड 5 कंफ्यूजिंग वर्ड से बेटर हो सकता है। चौथा एलिमेंट स्ट्रक्चर। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे करने में मदद करती है। स्ट्रक्चर का अर्थ है राइटिंग में आइडियाज का ऑर्गेनाइजेशन। अगर थॉट्स अच्छे हैं लेकिन ऑर्डर समझ में नहीं आता तो रीडर तक मीनिंग कमजोर पहुंच सकता है। क्रिएटिव राइटिंग में फ्रीडम है, पर कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन फिर भी जरूरी है। पांचवा एलिमेंट इमोशन। क्रिएटिव राइटिंग अक्सर रीडर्स में इमोशंस इवोक करना चाहती है। इसका मतलब रीडर को फोर्स करना नहीं, बल्कि लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के थ्रू रिस्पॉन्स की संभावना बनाना है। इमेजिनेशन आइडियाज बनाती है, ऑब्जर्वेशन मटेरियल देती है, लैंग्वेज इम्पैक्ट बढ़ाती है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी देती है और इमोशन रीडर से कनेक्शन बनाता है। अब एक इंटीग्रेटेड आंसर फ्रेम सुनो। इफेक्टिव क्रिएटिव राइटिंग में इमेजिनेशन न्यू वर्ल्ड्स या सिचुएशंस बनाती है, ऑब्जर्वेशन पीपल, प्लेसेस और इवेंट्स से आइडियाज देती है, विविड एंड प्रिसाइज लैंग्वेज इम्पैक्ट बढ़ाती है, स्ट्रक्चर आइडियाज को ऑर्गेनाइज करती है और इमोशन रीडर्स को प्रभावित या कनेक्ट करती है।
इस सीक्वेंस में लिखोगे तो पांचों एलिमेंट्स नेचुरली एक्सप्लेन हो जाएंगे। एक्टिव रिकॉल चैलेंज। अगर राइटर ने किसी जगह को केयरफुली ऑब्जर्व किया, फिर उसके आधार पर एक इमेजिन्ड सिचुएशन बनाई, तो कौन से दो एलिमेंट्स डायरेक्टली काम कर रहे हैं? सही आंसर है ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। अगर उसने थॉट्स को ऑर्डर में रखा तो स्ट्रक्चर जुड़ा। अगर वर्ड्स रीडर पर असर डाले तो विविड लैंग्वेज और इमोशन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। क्रिएटिविटी एवरीवन के भीतर पोटेंशियल के रूप में मौजूद है। राइटिंग क्रिएटिविटी का पावरफुल मीडियम है। क्रिएटिव राइटिंग कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन डेवलप करती है और इसके फॉर्म्स तथा एलिमेंट्स अलग अलग रोल्स निभाते हैं। इस मिनी रिकैप के बाद हम स्किल्स डेवलप करने और एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी पॉइंट पर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट आता है, जैसे इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस, तो एग्जी में उसे क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई कर सकते हो। अभी इसे एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं, अपने रिवीजन फ्लो का छोटा टूल समझो। पहले खुद आंसर बोलो, फिर एक्सप्लेनेशन चेक करो। एक्टिव रिकॉल से कॉन्सेप्ट ज्यादा फर्मली बैठता है। डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के लिए चैप्टर रेगुलर प्रैक्टिस और रीडिंग पर जोर देता है। क्रिएटिविटी को केवल टैलेंट मानकर छोड़ देना सही नहीं है। स्किल्स प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशन, जर्नलिंग, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन, रिवीजन, वेरिड लिटरेरी रीडिंग और टीचर या पीयर फीडबैक मिलकर राइटर को रिफाइन करते हैं। ऑब्जर्वेशन को डेली हैबिट कैसे बनाओगे? अपने सराउंडिंग्स में पीपल, प्लेसेस और इवेंट्स पर ध्यान दो। फिर जर्नल में कुछ नोट्स लिख सकते हो। जर्नल का पर्पस परफेक्ट प्रोज बनाना नहीं, आइडियाज और डिटेल्स कलेक्ट करना है। बाद में वही नोट्स रिफ्लेक्शन और इमेजिनेशन के साथ पैराग्राफ, पोयम या किसी दूसरे क्रिएटिव फॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। रीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स पढ़ने से रीडर्स डिफरेंट टेक्निक्स और स्टाइल समझते हैं। इसका मतलब केवल प्लॉट याद करना नहीं है। रीडिंग करते समय देखो कि लैंग्वेज कैसे यूज हुई, आइडियाज कैसे ऑर्गेनाइज हैं और एक्सप्रेशन किस स्टाइल में है। सोर्स स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं बताता, इसलिए हम केवल यह जनरल लर्निंग प्रिंसिपल रखेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है अलग स्टाइल्स ट्राई करना और अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं है तो वह फेलियर नहीं, क्रिएटिव लर्निंग का हिस्सा है। फीडबैक भी इसी कारण वैल्यूएबल है। टीचर और पीयर्स क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन पर हेल्पफुल सजेशंस दे सकते हैं, जिनसे राइटर अपने वर्क को रिफाइन करता है। रिवीजन को स्टूडेंट्स अक्सर एडिटिंग समझ लेते हैं, लेकिन चैप्टर दोनों को अलग स्टेजेस मानता है। रिवाइजिंग में ड्राफ्ट को रिव्यू करके क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन इंप्रूव की जाती है। एडिटिंग में ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग करेक्ट की जाती है। इसलिए रिवीजन ब्रॉडर इंप्रूवमेंट है, जबकि एडिटिंग लैंग्वेज करेक्टनेस पर फोकस्ड है। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि रिवाइजिंग और एडिटिंग में डिफरेंस क्या है, तो रिवाइजिंग में मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन इंप्रूव करने की बात लिखो। एडिटिंग में ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग करेक्शन लिखो। दोनों स्टेजेस फाइनल टेक्स्ट को बेहतर बनाती हैं, लेकिन उनका फोकस अलग है। अब एक स्मॉल चेक। स्किल्स डेवलप करने के 4 मेथड्स बताओ। 1. रेगुलर प्रैक्टिस। 2. रीडिंग। 3. सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना और जर्नल्स रखना। 4. डिफरेंट स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट करना और वर्क रिवाइज करना। फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स भी ऐड करना मत भूलो। आंसर में मेथड्स के साथ उनका पर्पस लिखोगे तो रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर बनेगा। अब हम चैप्टर के सबसे प्रोसेस ओरिएंटेड सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, द राइटिंग प्रोसेस। इसकी 5 स्टेजेस हैं और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग। इन्हें एक चेन की तरह समझो। आइडिया जनरेट, इनिशियल टेक्स्ट बनाना, इम्प्रूव करना, एरर्स करेक्ट करना और फाइनल वर्क रीडर्स के साथ शेयर करना। पहली स्टेज प्री राइटिंग है। इसमें राइटर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन के थ्रू आइडियाज जनरेट करता है। ये स्टेज सीधे फाइनल पैराग्राफ लिखने के बजाय प्रिपरेशन देती है। अगर स्टूडेंट पहले आइडियाज कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर ले तो ड्राफ्टिंग के समय ब्लैंकनेस कम हो सकती है।
प्री राइटिंग को इनिशियल थिंकिंग स्टेज की तरह याद रखो। दूसरी स्टेज ड्राफ्टिंग। यहाँ राइटर आइडियाज को वर्ड्स में डालना शुरू करता है और टेक्स्ट का इनिशियल वर्जन डेवलप करता है। ड्राफ्ट फाइनल आंसर नहीं होता, इसलिए ड्राफ्टिंग में हर सेंटेंस परफेक्ट करने पर अटकना जरूरी नहीं। पहले आइडियाज को टेक्स्ट में आने दो, इम्प्रूवमेंट बाद की स्टेजेस में होगी। तीसरी स्टेज रिवाइजिंग। राइटर ड्राफ्ट को रिव्यू करता है और क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन तथा एक्सप्रेशन इंप्रूव करता है। यहाँ वह देख सकता है कि आइडिया समझ में आ रहा है या नहीं, ऑर्डर ठीक है या नहीं, और एक्सप्रेशन इफेक्टिव है या नहीं। रिवाइजिंग केवल स्पेलिंग चेक नहीं है, ये कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों को इंप्रूव करती है। चौथी स्टेज एडिटिंग है। अब फोकस ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग की करेक्शंस पर रहता है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट एडिटिंग को पूरी राइटिंग प्रोसेस मान लेता है, लेकिन एडिटिंग ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग के बाद आती है। पहले आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशन को देखो, फिर करेक्टनेस के लिए एडिट करो। पांचवी और फाइनल स्टेज पब्लिशिंग है। इसमें फाइनल वर्क रीडर्स के साथ शेयर किया जाता है। पब्लिशिंग का अर्थ ये दिखाता है कि राइटिंग केवल प्राइवेट थिंकिंग नहीं, वह कम्युनिकेशन भी है। राइटर अपनी रिफाइंड क्रिएशन को ऑडियंस तक पहुंचाता है। प्रोसेस का एंड शेयरिंग है, लेकिन लर्निंग फीडबैक के बाद फिर आगे भी बढ़ सकती है। सीक्वेंस क्विज। अगर तुमने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए, इनिशियल वर्जन लिखा, क्लैरिटी इंप्रूव की, ग्रामर करेक्ट की और फाइनल टेक्स्ट रीडर्स को दिया, तो स्टेजेस कौन सी होंगी? बोलो। प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग। अब उल्टा सोचो, अगर सीधे एडिटिंग शुरू कर दी तो कौन सी अर्लियर स्टेजेस मिस हो सकती हैं? सही, सीधे एडिटिंग करने से प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम में स्टेजेस का आंसर लिखते समय केवल नेम्स नहीं, हर स्टेज का वन लाइन फंक्शन भी दो। यही एक्सप्लेन करने और मेयरली लिस्टिंग करने का डिफरेंस है। 5 स्टेजेस को एग्जैक्ट ऑर्डर में लिखना भी इंपॉर्टेंट है। एक और यूजफुल वे है प्रोसेस को 3 ब्रॉड मूवमेंट्स में देखना। पहले आइडियाज तैयार होते हैं, फिर टेक्स्ट डेवलप और इम्प्रूव होता है, और अंत में शेयर किया जाता है। लेकिन आंसर में ब्रॉड मूवमेंट्स के साथ 5 ऑफिशियल स्टेजेस जरूर लिखना। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रीजन में मदद करती है, डिटेल्ड सीक्वेंस मार्क्स सिक्योर करने में मदद कर सकती है। अब तक हमारा दूसरा रिकैप। स्किल्स रेगुलर प्रैक्टिस, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, जर्नल्स, एक्सपेरिमेंटेशन, रिवीजन और फीडबैक से डेवलप होती हैं। राइटिंग प्रोसेस में प्री राइटिंग आइडियाज जनरेट करती है, ड्राफ्टिंग इनिशियल वर्जन बनाती है, रिवाइजिंग क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन सुधारती है, एडिटिंग ग्रामर और मैकेनिक्स ठीक करती है, और पब्लिशिंग फाइनल वर्क शेयर करती है। अब सवाल है, क्रिएटिविटी को एनकरेज कैसे किया जाए? चैप्टर कहता है कि क्रिएटिविटी ऐसे एनवायरनमेंट में थ्राइव करती है जहां क्यूरियोसिटी, ओपननेस और एक्सपेरिमेंटेशन को जगह मिले। टीचर्स और लर्नर्स को ओरिजिनलिटी वैल्यू करनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ करनी चाहिए। इसका मतलब क्लासरूम में केवल एक फिक्स्ड आंसर पर इंसिस्ट करना क्रिएटिव ग्रोथ को सीमित कर सकता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज भी हेल्पफुल हैं। स्टोरी टेलिंग, पोएट्री राइटिंग और डायलॉग क्रिएशन इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ऐसे टास्क स्टूडेंट्स को आइडियाज जनरेट करने, फॉर्म चुनने और एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करने का अवसर देते हैं। चैप्टर का फोकस ये है कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी को दबाए नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू से सपोर्ट करे। क्या फ्रीडम का मतलब स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। नहीं, यह कॉमन कंफ्यूजन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओरिजिनलिटी को जगह देती है, लेकिन इफेक्टिव राइटिंग में स्ट्रक्चर फिर भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्लासरूम को एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करना चाहिए और लर्नर को अपने आइडियाज ऑर्गेनाइज करना भी सीखना चाहिए। क्रिएटिविटी और क्लैरिटी ओपोनेंट्स नहीं है, दोनों साथ काम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का कनेक्शन भी चैप्टर ओवरव्यू में आता है। ट्रांसलेशन कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिवाइड्स को ब्रिज करती है। इससे कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स के बीच संभव होती है। हमारा फोकस आज क्रिएटिविटी एंड राइटिंग पर है, इसलिए इतना याद रखो कि क्रिएटिविटी लैंग्वेज बैरियर से परे जा सकती है और ट्रांसलेशन आइडियाज को वाइडर कम्युनिकेशन तक पहुंचा सकती है। यहाँ सोर्स का ब्रॉडर मैसेज बहुत सुंदर है।
राइटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म है और ट्रांसलेशन उन एक्सपीरियंसेस को लिंग्विस्टिक या कल्चरल बाउंड्रीज के पार ले जाने में मदद करती है। इसे एग्जाम में ओवर एक्सपैंड मत करना। 2 क्लियर पॉइंट्स काफी हैं। ट्रांसलेशन ब्रिजेस डिवाइड्स और क्रिएटिविटी ग्लोबल कम्युनिकेशन तथा अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करती है। अब हम एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर एक्सरसाइजेज में पूछा गया है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? आंसर में एबिलिटी टू थिंक इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज और एक्सप्रेस आइडियाज इमेजिनेटिवली लिखो। चाहो तो यही भी जोड़ो कि हर इंडिविजुअल में क्रिएटिव पोटेंशियल होता है। डेफिनेशन कंसाइज रखो, फिर एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस से उसका मीनिंग क्लियर करो। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिएटिव राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है? आंसर में थॉट्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करना, आइडियाज ऑर्गेनाइज करना, लैंग्वेज एक्सप्लोर करना और कॉन्फिडेंस डेवलप करना लिखो। एम्पैथी को एडिशनल बेनिफिट की तरह जोड़ सकते हो, क्योंकि राइटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने में मदद करती है। कीवर्ड्स को बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़ना मत। तीसरा क्वेश्चन फॉर्म्स पर है। पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, प्लेज एंड डायलॉग्स लिखो और प्रत्येक की पहचान बताओ। पोएट्री में रिदम, इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज, शॉर्ट स्टोरीज में कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और इवेंट्स विद लिमिटेड लेंथ, एसेज में पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आइडियाज पर रिफ्लेक्शन, प्लेज एंड डायलॉग्स में डायलॉग और परफॉर्मेंस। यही कंप्लीट फ्रेम है। चौथा क्वेश्चन एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने को कह सकता है। 5 एलिमेंट्स को हेडिंग्स की तरह मेंटली ऑर्गेनाइज करो। इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, विविड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और इमोशन। हर हेडिंग के नीचे उसका फंक्शन लिखो। इमेजिनेशन क्रिएट करती है, ऑब्जर्वेशन आइडियाज जनरेट करती है, लैंग्वेज इम्पैक्ट बढ़ाती है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी देती है और इमोशन रीडर रिस्पॉन्स को इवोक करती है। पांचवा क्वेश्चन राइटिंग प्रोसेस पर है। यहाँ सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए। प्री राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन से आइडियाज जनरेट होते हैं। ड्राफ्टिंग में इनिशियल वर्जन लिखा जाता है। रिवाइजिंग क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेशन इंप्रूव करती है। एडिटिंग ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग करेक्ट करती है। पब्लिशिंग फाइनल वर्क रीडर्स के साथ शेयर करती है। छठा क्वेश्चन क्लासरूम में क्रिएटिविटी एनकरेज करने पर है। आंसर में क्यूरियोसिटी, ओपननेस और एक्सपेरिमेंटेशन वाला एनवायरनमेंट लिखो। ओरिजिनलिटी को वैल्यू करना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना ऐड करो। फिर स्टोरी टेलिंग, पोएट्री राइटिंग और डायलॉग क्रिएशन जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज मेंशन करो। अंत में बताओ कि ये एक्टिविटीज इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करती हैं। सातवां टास्क है पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। यहाँ चैप्टर तुम्हें फिक्स्ड पैराग्राफ नहीं देता, इसलिए अपना एक्सपीरियंस चूज करना होगा। पहले ऑब्जर्वेशन या मेमोरी नोट करो, फिर रिफ्लेक्शन जोड़ो, विविड और प्रिसाइज लैंग्वेज चुनो, स्ट्रक्चर बनाओ, ड्राफ्ट लिखो और रिवीजन तथा एडिटिंग के बाद फाइनल वर्जन तैयार करो। इस राइटिंग टास्क में एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग। पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते समय केवल घटनाओं की लिस्ट मत बनाना। उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें क्या सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाओ। फिर इमोशन को ओवर ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर ऑर्गेनाइजेशन और मीनिंगफुल एक्सप्रेशन क्रिएटिव पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाएंगे। हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर की कंप्लीट चेन है। क्रिएटिविटी नए और ओरिजिनल वेज में सोचने तथा इमेजिनेटिवली एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है। राइटिंग इसका पावरफुल मीडियम है। क्रिएटिव राइटिंग के फॉर्म्स अलग हैं। एलिमेंट्स राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, प्रैक्टिस और रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं और 5 स्टेज प्रोसेस आइडियाज को फाइनल रीडर्स तक ले जाता है। एक लास्ट एक्टिव रिकॉल राउंड। क्रिएटिविटी किन लोगों तक लिमिटेड नहीं है? किसी तक भी नहीं। हर इंडिविजुअल में पोटेंशियल है। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, विविड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और इमोशन। राइटिंग प्रोसेस की फर्स्ट और लास्ट स्टेज, प्री राइटिंग और पब्लिशिंग। अब अपने वर्ड्स में इन आंसर्स को बोलकर चेक करो। आज हमने क्लास 11 क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के क्रिएटिविटी एंड राइटिंग चैप्टर में क्रिएटिविटी की नेचर, क्रिएटिव राइटिंग का इंपॉर्टेंस, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, प्लेज एंड डायलॉग्स, 5 एलिमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट,
राइटिंग प्रोसेस और क्रिएटिविटी इंकरेज करने का एनवायरनमेंट समझा। कॉमन मिस्टेक याद रखो, रिवाइजिंग और एडिटिंग एक ही नहीं है। अब कॉन्क्रीट चैलेंज लो, अपने किसी पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। पहले प्री राइटिंग नोट्स बनाओ, फिर ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग की पूरी चेन फॉलो करो। चाहो तो एडजी में अपने आंसर पर डाउट या फीडबैक क्वेश्चन पूछकर एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। नोटबुक बंद करने से पहले 5 स्टेजेस बिना देखे बोलो, तुमने काम रिवीजन की है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक क्यूरियोसिटी बनाए रखो और अपनी यूनिक वॉइस को जगह दो।